संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे खतरनाक और हाई प्रोफाइल अपराधियों की सूची में अब एक बार फिर भारतीय मूल का नाम शामिल हो चुका है। भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल, एक ऐसा नाम जो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के लिए सिर दर्द बन चुका है। 2017 से फरार इस शख्स की तलाश में FBI पिछले 8 साल से जुटी हुई है, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो एजेंसी ने उसे फिर से अपनी टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स की लिस्ट में डाल दिया है। इस बार इनाम की रकम भी बढ़ा दी गई है, $2,50,000 यानी करीब 2.1 करोड़ रुपए, जो किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी अगर वह पटेल की गिरफ्तारी में मदद करता है। गुजरात के वारागाम में जन्मा यह शख्स दिखने में आम है, भूरी आंखें, 5 फीट 9 इंच की हाइट और अमेरिका में एक डोनट शॉप का कर्मचारी। लेकिन इसके पीछे छिपा है एक ऐसा राज जिसने उसे अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा बना दिया। आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या किया कि FBI उसे इतने सालों से ढूंढ रही है? क्यों है यह व्यक्ति अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में इतना खतरनाक? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी फरार की पूरी कहानी और क्यों भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल आज FBI की सबसे वांछित सूची में शामिल है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट से। इसी मैरीलैंड स्टेट में एक जगह है हैंडोवर। तारीख थी 12 अप्रैल 2015, वक्त रात के 9:45 का था। सन्नाटा धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था, लेकिन शहर की रफ्तार अभी थमी नहीं थी। हैंडोवर की एक व्यस्त सड़क के किनारे बना था एक चमकदार बोर्ड वाला स्टोर, डंकिन डोनट्स। यह स्टोर बाकी डंकिन स्टोर्स की तरह नहीं था, यह 24 घंटों 7 दिन खुला रहता था। किसी भी दिन किसी भी वक्त यहां से डोनट्स खरीदे जा सकते थे। उस रात एक रेगुलर कस्टमर स्टोर में दाखिल होते हैं। उनके कदम थमे सामने बने काउंटर पर। वो काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, डोनट ऑर्डर करने के लिए आवाज लगाते हैं, हाथ थपथपाते हैं, इधर उधर निगाहें दौड़ाते हैं। पर कुछ अजीब था, बहुत अजीब। स्टोर के अंदर कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टोर में उस समय नाइट शिफ्ट की ड्यूटी चल रही थी। दिन की शिफ्ट खत्म होने के बाद ओनर अपने घर जा चुके थे। लेकिन स्टाफ कहाँ गया? कस्टमर परेशान होकर बार बार आवाज लगाते हैं, फिर से काउंटर पर हाथ थपथपाते हैं, लेकिन ना कोई आता है, ना कोई जवाब देता है। ये सब करीब 15 मिनट तक यूं ही चलता रहता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ हमेशा कोई ना कोई काउंटर पर मौजूद रहता था, लेकिन आज यहाँ पूरे स्टोर में कोई नहीं था। कस्टमर धीरे धीरे स्टोर से बाहर निकलते हैं। बाहर की ठंडी हवा चेहरे से टकराती है, लेकिन उनके मन में बेचैनी अब भी वैसी ही बनी रहती है। बाहर सड़क के किनारे उन्हें एक पुलिस ऑफिसर टहलते हुए दिखाई देते हैं, हाथ में फ्लैशलाइट, रेडियो से आती धीमी आवाजें। कस्टमर तेजी से उनके पास पहुंचते हैं और घबराए हुए लहजे में सारी बातें बताते हैं। मैं इस डंकिन डोनट स्टोर में डोनट लेने आया था, लेकिन पिछले 15 मिनट से अंदर कोई नहीं है। दरवाजे खुले हैं, लाइट्स ऑन हैं, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपको चलकर एक बार देखना चाहिए। पुलिस ऑफिसर थोड़ी देर सोचते हैं, फिर सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, चलिए। दोनों स्टोर की ओर बढ़ते हैं। कस्टमर वहीं काउंटर के पास रुक जाते हैं, लेकिन ऑफिसर धीमे कदमों से स्टोर के अंदर दाखिल होते हैं। फ्लैश लाइट की रोशनी कभी वॉल्स पर, कभी फ्लोर पर घूमती है। वो धीरे धीरे पीछे की ओर बने स्टोर रूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो स्टोर रूम के दरवाजे को धक्का देते हैं और अंदर कदम रखते हैं, उनका शरीर ठिठक जाता है। सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप जाती है। हाथ कांपते हुए वो वॉकी टॉकी उठाते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं, वी हैव अ सिचुएशन। कुछ ही मिनटों में पुलिस की एक टीम तेजी से डंकिन डोनट स्टोर में दाखिल होती है। लेकिन जैसे ही वे अंदर के कमरे में पहुंचते हैं, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने खून से लथपथ किसी की बॉडी पड़ी थी। जगह जगह पर घाव के, मारपीट के और चाकू के निशान थे। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, बॉडी को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब पुलिस की जांच का अगला कदम था डंकिन डोनट स्टोर के मालिक की तलाश। यह जानना जरूरी था कि स्टोर किसका है और वहां उस समय ड्यूटी पर कौन था।
जैसे ही पुलिस ने मालिक की जानकारी निकाली, उन्हें तुरंत स्पॉट पर बुलाया गया। पूछताछ शुरू हुई। ओनर ने जो बताया उससे पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। उन्होंने कहा, उस रात स्टोर में दो लोग ड्यूटी पर थे, भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल और उनकी पत्नी पलक पटेल। स्टोर में कई सिक्योरिटी कैमरे लगे थे। पुलिस ने तुरंत सारे फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। जांच में जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। कैमरे में साफ दिखा कि रात 9:30 के आसपास एक आदमी और एक औरत, जो शायद पति पत्नी थे, किचन से होते हुए स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन महज 1 या 1.5 मिनट बाद सिर्फ वही आदमी स्टोर रूम से बाहर आता है। वो जल्दी जल्दी माइक्रोवेव ओवन को बंद करता है और स्टोर से बाहर निकल जाता है। कैमरे में सिर्फ यहीं तक की रिकॉर्डिंग थी। पलक पटेल दोबारा उस कैमरे में दिखाई नहीं दे रही थी। जब स्टोर ओनर ने कैमरे की फुटेज देखी, उन्होंने बिना झिझक कहा, हाँ, ये वही दोनों हैं, भद्रेश कुमार और पलक पटेल। अब हम इस रहस्यमयी कहानी के दो मुख्य किरदारों को जानते हैं, भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल और पलक पटेल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अब जब पुलिस ने भद्रेश कुमार और पलक पटेल की पहचान कर ली थी, तो सवाल उठने लगे, ये दोनों हैं कौन? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जरिए जो जानकारी सामने आई वो कुछ इस तरह थी। भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल का जन्म 1990 में भारत के राज्य गुजरात के विरमगाम नाम की एक छोटी सी जगह पर हुआ था। उसका बचपन और पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं हुआ। शांत स्वभाव का, पढ़ाई में ठीक ठाक और व्यवहार से लोगों का विश्वास जीतने वाला भद्रेश कॉलेज के बाद पास के एक पासपोर्ट ऑफिस में नौकरी करने लगा। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। जब उसकी उम्र 24 साल की हुई तो घर वालों ने सोचना शुरू किया, अब लड़के की शादी हो जानी चाहिए। रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से बात कर एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हो गई। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पलक पटेल की। पलक का जन्म 1993 में हुआ था। वो भी गुजरात की ही रहने वाली थी। पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से बेहद सौम्य और सरल। उसने पहले B.Com किया और फिर M.Com में एडमिशन लिया। पलक पेशे से एक टीचर थी। वो छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी और बच्चे उन्हें बेहद पसंद करते थे। उनका पढ़ाने का तरीका इतना प्यारा था कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को खासतौर पर उनके पास भेजा करते थे। पलक को भी अपनी जिंदगी और काम से प्यार था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, उसकी उम्र भी शादी के लायक हो गई। उसके माता पिता ने भी एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दिया। कुछ महीनों की खोजबीन के बाद भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल की प्रोफाइल पलक के घर वालों तक पहुंचती है। लड़का ठीक ठाक दिखता था, पढ़ा लिखा था और पासपोर्ट ऑफिस में एक स्थिर नौकरी करता था। पलक के माता पिता को लगा, एक बार इस लड़के से मिल लेना चाहिए। अगस्त 2013 में भद्रेश कुमार और पलक पटेल के घर वालों की औपचारिक मुलाकात होती है। लड़का और लड़की दोनों को एक दूसरे की प्रोफाइल और बातचीत पसंद आती है। दोनों के बीच पहली मुलाकात में ही एक सहज अपनापन महसूस होता है। कुछ ही समय में रिश्ता पक्का हो जाता है। नवंबर 2013 में पूरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी होती है। ढोल नगाड़ों, रोशनी और खुशियों से सजी इस शादी में हर कोई मुस्कुरा रहा था। पलक अब एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए अपने ससुराल चली जाती है। भद्रेश कुमार के ज्यादातर रिश्तेदार विदेश, खासकर अमेरिका में रहते थे। कुछ लोग वहां नौकरी करते थे, कुछ का बिजनेस था। उसकी मां भी अमेरिका के न्यू जर्सी में एक रिश्तेदार के घर पर ही रहती थीं। शादी के कुछ महीनों बाद भद्रेश के मन में भी ख्वाहिश जागती है, मुझे भी विदेश जाकर कुछ बड़ा करना चाहिए। वक्त बीतता है। शादी को करीब 8-10 महीने हो चुके थे। एक दिन भद्रेश पलक से कहता है, हमें हनीमून के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। अमेरिका चलें। ये सुनकर पलक की आंखों में चमक आ जाती है, वो बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद भद्रेश तेजी से तैयारी में जुट जाता है। दोनों के पासपोर्ट पहले से बन चुके थे और वो टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करता है। 6 महीने की अवधि के लिए वीजा मिल जाता है। सितंबर 2014 पलक और भद्रेश अमेरिका के लिए उड़ान भरते हैं। शुरुआत में सब कुछ एक हनीमून जैसा ही था। अमेरिका पहुंचते ही दोनों सबसे पहले न्यू जर्सी जाते हैं, जहां भद्रेश की मां पहले से एक रिश्तेदार के घर रह रही थीं। मां से मिलना, नए देश का माहौल और भविष्य की नई उम्मीदें, दोनों के चेहरों पर उस समय सिर्फ मुस्कान थी। न्यू जर्सी में कुछ दिन बिताने के बाद भद्रेश और पलक अपने कुछ और रिश्तेदारों से मिलने निकलते हैं। एक शहर से दूसरे शहर घूमना, नए नए लोगों से मिलना
पलक के लिए ये सब किसी छुट्टी जैसे था। वो सोचती थी थोड़े दिन और रह लेंगे, फिर वापस भारत लौट जाएंगे। लेकिन भद्रेश के इरादे कुछ और ही थे। उसके मन में पहले से एक अलग प्लान बन चुका था। वो अमेरिका घूमने नहीं बल्कि यही रुकने आया था। उसने सोच रखा था कि किसी अपने रिश्तेदार के पास ठहरेगा और वहीं नौकरी करके धीरे धीरे खुद को स्थिर कर लेगा। इसी दौरान भद्रेश की एक कजिन जो मैरीलैंड में रहती थी, उनसे संपर्क होता है। उसकी कजिन का वहां एक डंकिन डोनट्स स्टोर था। भद्रेश और पलक दोनों मैरीलैंड पहुंचते हैं और अपनी कजिन से मिलते हैं। वहां सब कुछ व्यवस्थित था, स्टोर चल रहा था, कमाई हो रही थी और कजिन की मदद की जरूरत भी थी। भद्रेश को लगा यही मौका है। उसने तय किया मैं यही इस स्टोर में काम करूंगा। धीरे धीरे उसने पलक को भी मनाने की कोशिश किया कि वो भी स्टोर में काम करे। पलक पहले तो झिझकती रही, उसे लगता था कि अमेरिका घूमने आए हैं, कोई नौकरी करने नहीं। लेकिन भद्रेश की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। पति की बात मानते हुए पलक ने पार्ट टाइम शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। डंकिन डोनट्स का यह स्टोर 24 घंटे 7 दिन खुला रहता था और नाइट शिफ्ट में स्टाफ की हमेशा जरूरत रहती थी। इसलिए दोनों पति पत्नी अब रात की शिफ्ट में काम करने लगे। खुशकिस्मती से स्टोर से कुछ ही दूरी पर कजिन का एक अपार्टमेंट भी था, उसी का, जिसमें ये दोनों पति पत्नी अब उसके साथ रह रहे थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक नई जिंदगी, एक नया देश और साथ में काम करने का मौका। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब अमेरिका में उन्हें 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका था। रात को दोनों डंकिन डोनट्स स्टोर में काम करते और दिन भर सोते रहते। उनकी दिनचर्या पूरी तरह से उलट चुकी थी। थकावट, नींद की कमी और लगातार काम, पलक के लिए ये सब बहुत भारी पड़ रहा था। कई बार तो उसे भूख लगने पर भी एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ता। जहां भद्रेश इस नई जिंदगी में रम गया था, नया देश, नई शुरुआत, कमाई का रास्ता, उसके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। लेकिन पलक के लिए ये सपना नहीं बल्कि एक थका देने वाली मजबूरी बन चुका था। उसे लगता था कि बस कुछ ही हफ्तों की बात है, वीजा खत्म होगा और फिर हम भारत लौट जाएंगे। पलक अक्सर भद्रेश से कहती हमें अब चलना चाहिए, मम्मी भी वहां अकेली हैं। लेकिन भद्रेश अब पूरी तरह अमेरिका में बसने की सोच चुका था। उसे पलक की बातें सुनना तक मंजूर नहीं था। जहां पलक ने सोचा था कि वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए बाहर आएगी, वहीं भद्रेश ने तो पार्ट टाइम जॉब के नाम पर उसे जबरदस्ती स्टोर में खड़ा कर रखा था। धीरे धीरे दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लगे। पलक कहती हमें वापस इंडिया चलना चाहिए और भद्रेश चिल्ला उठता अब यही हमारा घर है। एक बार तो उनके झगड़े ने ऐसा रूप ले लिया कि अपार्टमेंट के पड़ोसियों को सिक्योरिटी तक बुलानी पड़ गई। अब रिश्ता धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगा था। पलक की आंखों से अक्सर थकावट के साथ साथ आंसू भी बहने लगे थे और भद्रेश के चेहरे पर जिद, गुस्सा और एक अजीब सी ठंडक दिखाई देने लगी थी। इन्हीं सब के बीच वीजा की समय सीमा भी तेजी से खत्म हो रही थी। पलक को लगता था कि बस कुछ दिन और हैं और फिर वो वापस अपने देश, अपने घर लौट सकेगी। पर उसे नहीं पता था अब उसकी वापसी कभी नहीं होगी। भद्रेश को स्टोर में काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसे पैसों की चिंता थी और पलक की मेहनत भी उसका हिस्सा थी। वो सिर्फ खुद नहीं, अपनी पत्नी पलक से भी जबरदस्ती काम करवाता था। पलक की सैलरी भी वही रखता था। उसे आज़ादी नहीं थी, ना अपने वक्त की और ना ही अपने पैसों की आज़ादी। पलक की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारी बेटी को भद्रेश के घर वाले जबरदस्ती वहां रोक रहे थे। कभी कभी जब बात बढ़ जाती, भद्रेश हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटता था। हालांकि पलक समय समय पर अपने माता पिता से बात करती थी, लेकिन हमेशा सब कुछ ठीक है ही कहती थी। लेकिन इंसान की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। एक दिन पलक टूट गई। उसने फोन उठाया और सब कुछ जैसा था वैसे ही कह डाला, मैं इंडिया वापस आना चाहती हूँ। यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता, मेरा स्कूल, मेरी टीचिंग, सब कुछ छोड़ आई हूँ। यहाँ मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। उसने अपने माता पिता को यह भी बताया कि भद्रेश अब उसे डराने धमकाने लगा है और उनके बीच झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि अब सहना मुश्किल हो गया है। बेटी की टूटी आवाज और दर्द से भरे शब्द सुनकर माँ बाप का दिल बैठ गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे टिकट बुक किया और 27 मार्च 2015 को पलक से मिलने के लिए सीधा हैंडओवर मैरीलैंड पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे, जो देखा वो उन्हें अंदर से झकझोर कर रख गया। उनकी बेटी थकी हुई थी, डरी हुई थी, बुझी हुई थी। उसकी आंखों में ना कोई चमक थी, ना ही कोई उम्मीद।
ये वही पलक थी जो बच्चों को हंसते हंसते पढ़ाती थी। माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कैसे कुछ ही महीनों में उनकी बेटी यूं बदल गई। वो सब समझ चुके थे, अब बात सिर्फ मनमुटाव या झगड़ों की नहीं रही। यहाँ कुछ ऐसा था जो कहीं ज्यादा गंभीर था, क्योंकि दामाद और बेटी की जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट हो चुकी थी। रात भर डोनट शॉप में नाइट ड्यूटी करते, दिन भर सोते रहते थे। खाने पीने का कोई निश्चित वक्त नहीं था। कभी कभी पलक भूख के मारे एक वक्त का खाना भी मिस कर देती थी, तो कभी उटपटांग चीजें खाकर पेट भर लेती थी, जो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। माता पिता ने भद्रेश को बहुत समझाया, पर वह समझने को तैयार नहीं था। उन्होंने पलक को अपने साथ वापस भारत ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पलक ने कहा, मैं कैसे भी करके उसे मनाकर उसके साथ ही भारत जाऊंगी। शायद यह पलक का अपने पति पर भरोसा था, या फिर डर की वजह से, पर उसने अपने माता पिता के साथ अमेरिका वापस जाने से इनकार कर दिया। 27 मार्च को जब माता पिता अपनी बेटी से मिलने अमेरिका आए थे, तो 7 अप्रैल को उन्हें बिना बेटी को साथ लिए वापस भारत लौटना पड़ा। वहीं पलक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटना पड़ा। वही पुरानी थकान, वही जद्दोजहद। फिर आया 12 अप्रैल 2015 का दिन। आज भी दोनों को रात की 9 बजे की नाइट शिफ्ट के लिए ड्यूटी करनी थी। रात के लगभग 9 बजे भद्रेश और पलक अपने अपार्टमेंट से निकले, डंकिन डोनट स्टोर की ओर बढ़े। स्टोर के स्टाफ रूम में दोनों अपने यूनिफॉर्म पहने हुए थे। लगभग 9:15 पर पलक की मां ने अपनी बेटी से प्यार भरे अंदाज में हालचाल पूछा। उस वक्त भारत में तारीख 13 अप्रैल थी और सुबह के करीब 6:45 हो रहे थे। बातें धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में पलक ने एक बार फिर इंडिया आने के अपने मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दिया। 9:30 बज चुके थे कि तभी पलक के भाई ने फोन उठाया। अपनी बहन से बात करते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, 17 अप्रैल की टिकट बुक कर दी है। बस 5 दिन और फिर तुम घर आ जाओगी। यह सुनकर पलक की आंखों में एक मिश्रित भावना उभर आई, आश्चर्य के साथ थोड़ी सी राहत भी थी। वहीं पलक के पति भद्रेश कुमार भी कमरे में मौजूद थे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है? पलक ने भाई द्वारा टिकट बुक किए जाने की बात बताई। यह सुनते ही भद्रेश का चेहरा सख्त हो गया। उसने पलक का फोन छीनते हुए गुस्से में कहा, ये खुद पैसे से टिकट बुक करेगा और पलक को एयरपोर्ट तक ले जाकर छोड़ेगा। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, भद्रेश ने फोन अपने हाथ में लेते हुए किचन की तरफ कदम बढ़ाए। बात करते करते वह रैक के पीछे वाले कमरे की ओर चला गया। पलक भी कुछ चिंतित होकर पीछे पीछे गई। इसी जगह पर भद्रेश गुस्से में पलक को मारता पीटता है। वही किचन में रखा हुआ चाकू था। भद्रेश ने बिना कोई देर किए चाकू उठाया और पलक पर बर्बरता से हमला कर दिया। कुछ ही पलों में पलक की हालत गंभीर हो गई, उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगीं। फिर भद्रेश जैसे कोई योजना बना चुका हो, रूम से बाहर निकलता है। उसने माइक्रोवेव और ओवन को बंद किया और स्टोर से बाहर तक सब कुछ साफ सुथरा कर दिया। इसके बाद वह अपने अपार्टमेंट लौटता है, जहां पलक और उसकी कजन राहत के साथ रहती थीं। वहां से वह चुपके से अपना पासपोर्ट और कुछ जरूरी सामान लेकर निकल जाता है। फिर वह किसी टैक्सी में बैठकर तेजी से उस जगह से दूर हो जाता है। करीब 9:45 के आसपास एक ग्राहक डोनट स्टोर में आता है। आगे क्या क्या हुआ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। पुलिस जल्दी ही स्टोर पर पहुंचती है। एम्बुलेंस के जरिए पलक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह अपनी अंतिम सांसें ले चुकी थी। इधर पुलिस घटनास्थल की हर कोना कोना छानबीन करती है। वे स्टाफ रूम में भी जाते हैं। वहां उन्हें पलक का फोन मिलता है, जो रक्त में लथपथ था। वही चाकू भी बरामद होता है, जिसका इस्तेमाल भद्रेश ने किया था। स्टाफ रूम से पुलिस को पलक का पर्स भी मिलता है, जिसमें पलक और भद्रेश के पासपोर्ट की फोटोकॉपी थी। पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों जी फ्लैट में रहते थे और उनका पता भी मिल जाता है। यह जगह ज्यादा दूर नहीं थी, केवल 2 से 4 मिनट का रास्ता था। एक टीम सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से छानबीन कर रही थी, जबकि दूसरी टीम भद्रेश और पलक के फ्लैट की तरफ निकल गई। फ्लैट में पुलिस को भद्रेश के खून से सने हुए कपड़े और जूते मिले। यह साफ संकेत था कि भद्रेश कत्ल के बाद वापस अपने अपार्टमेंट आया, वहां कपड़े बदले और फिर भाग निकला। यह सब पता लगाने में कई घंटे गुजर गए। धीरे धीरे दिन की पहली किरणें चमकने लगीं और भद्रेश को फरार होने के लिए भरपूर समय मिल चुका था, जिसे उसने बेधड़क पूरी तरह इस्तेमाल किया। पुलिस ने भद्रेश कुमार के खिलाफ वरिष्ठ वारंट जारी किया
और उसके बारे में जानकारी पूरे इलाके में फैलाई गई। जगह जगह पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर सर्कुलेट की गई। लोकल न्यूज चैनलों ने भी उसकी तस्वीर दिखाते हुए लोगों से अपील किया, अगर रिपब्लिक में कोई इस आदमी को देखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भद्रेश की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस उस टैक्सी की भी तलाश कर रही थी जिसमें वह फरार हुआ था। कड़ी पूछताछ और खोजबीन के बाद 17 अप्रैल तक वह टैक्सी पकड़ ली गई और ड्राइवर को भी पुलिस ने खोज निकाला। टैक्सी ड्राइवर को भद्रेश की फोटो दिखाई गई। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसने कहा, हाँ, ये वही आदमी है जिसे मैंने उस दिन टैक्सी में बिठाया था। टैक्सी ड्राइवर ने अपने बयान में बताया कि 12 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे तक उसने भद्रेश कुमार को अपनी टैक्सी में बिठाया था। भद्रेश के निर्देश पर टैक्सी न्यू जर्सी के एक होटल तक गई जो लगभग 320 किलोमीटर दूर था। टैक्सी का किराया भारतीय रुपए में लगभग 450 था। रात के करीब 3 बजे भद्रेश ने कैश में 450 रुपए टैक्सी ड्राइवर को दिए और होटल के अंदर चला गया। पुलिस ने न्यू जर्सी के उस होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जहां भद्रेश ठहरा था। फुटेज में साफ देखा गया कि भद्रेश ने 13 अप्रैल की सुबह 3 बजे होटल में एक कमरा बुक किया था और कैश में उसका भुगतान भी किया था। सुबह 10 बजे तक वह होटल से चेक आउट कर चुका था। फिर वह होटल की एयरपोर्ट शटल बस में बैठकर निकल पड़ा। यह शटल बस उन बड़े बड़े होटलों में दी जाने वाली सेवा होती है जो ठहरे हुए लोगों को एयरपोर्ट तक या एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाती है। शटल बस में बैठकर भद्रेश होटल से पेंसिल्वन या किसी बड़े स्टेशन तक पहुंचा जो एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब था। यहाँ से पूरे अमेरिका के विभिन्न शहरों की बसें और ट्रेनें चलती हैं। पुलिस को गहरा संदेह है कि यहीं से भद्रेश ने किसी अन्य जगह का टिकट लिया और फरार हो गया होगा। 20 अप्रैल तक एफबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया। सबसे पहले भद्रेश कुमार को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। इसका मतलब था कि अब भद्रेश ना तो प्लेन की टिकट खरीद सकता था, ना ही बस या ट्रेन की टिकट या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए कहीं भी यात्रा कर सकता था। एफबीआई ने उसके पासपोर्ट को भी होल्ड पर रख दिया ताकि वह कहीं छुपकर भाग ना सके। जैसे ही वह पासपोर्ट ऑफिस या किसी सरकारी विभाग में आए, तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। भद्रेश कुमार के वांटेड पोस्टर्स न्यूयॉर्क के हर कोने कोने में लग गए। बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग स्क्रीन पर भी उसकी तस्वीर और जानकारी दिखाई जाने लगी। एफबीआई ने भद्रेश के रिश्तेदारों की तलाश तेज कर दिया क्योंकि हो सकता था कि वह उनके किसी घर में छुपा हो। उसके रिश्तेदार न्यू जर्सी के केतकी में, इलिनॉइस में, कनाडा में, भारत के गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और कई अन्य जगहों पर रहते थे। एफबीआई ने बारी बारी से हर जगह के रिश्तेदारों से पूछताछ किया और उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। कई महीनों तक लगातार पूछताछ और ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन भद्रेश कुमार का कोई सुराग नहीं मिला। 2018 आते आते एफबीआई ने भद्रेश कुमार को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल कर दिया और उस पर $1 लाख का इनाम भी घोषित किया। इंटरपोल ने भी उसे अपनी वांटेड क्रिमिनल्स की सूची में जगह दिया। एफबीआई ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन भद्रेश कुमार का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। आज इस घटना को 10 साल हो चुके हैं और भद्रेश कुमार आज भी फरार है। इस केस को लेकर कई सवाल उठे हैं। भद्रेश कुमार तो 12 अप्रैल 2015 से ही फरार था। एफबीआई ने 20 अप्रैल के बाद उसका पासपोर्ट होल्ड पर रखा था, तो क्या वह इससे पहले ही देश छोड़ चुका था? हमने शुरू में यह भी बताया था कि जब भद्रेश भारत में रहता था तो वह पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। क्या उसने पहले से ही फेक पासपोर्ट बना रखा था? क्या उसका प्लान शुरू से ही अमेरिका में काम करने का था और अगर पलक ने इसका विरोध किया तो उसे खत्म करने का था? टैक्सी ड्राइवर के अनुसार जब उसने भद्रेश को लिफ्ट दी थी, वह बिल्कुल सामान्य था, आराम से बात कर रहा था, उसके चेहरे पर कोई तनाव या घबराहट नहीं थी। अगर भद्रेश ने गुस्से में कत्ल किया था तो उसके बाद उसे टेंशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी भद्रेश कुमार के साथ नहीं हुआ। क्या यह कत्ल सच में गुस्से में हुआ था या फिर यह एक प्री प्लांट था? पुलिस ने भद्रेश के रिश्तेदारों से उसके नंबर लेकर उसकी ट्रैकिंग भी शुरू की, लेकिन इससे भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सवाल उठता है, क्या उसके फरार होने के पीछे किसी रिश्तेदार का हाथ हो सकता है? आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि पलक और भद्रेश एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। वहीं पर भद्रेश की एक कजन भी रहती थी। रात को कत्ल के बाद जब भद्रेश घर वापस आया तो क्या उसकी कजन ने अपने भाई को नहीं देखा? पुलिस ने जब डंकिन डोनट कैफे में उस कजन को बुलाया तो वह अपने घर से ही वहां आई थी। इस कहानी में ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जो आज तक जवाब मांग रहे हैं,
लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों में से एक FBI भी इन सवालों के जवाब खोजने में असमर्थ रही। उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था और ऐसे में उसका कानूनी ढंग से अमेरिका से जाना बहुत ही मुश्किल है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, क्या सच है क्या झूठ, कौन सच बोल रहा, ये अभी भी रहस्य से भरा है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, बुढ़ापे में यह सब होना था क्या। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, श्रद्धा अलग हो सकती थी, इतनी चोरी छुपे क्यों सारा काम किया। गलत तो श्रद्धा भी नहीं थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज करता था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, कहानी के अनुसार प्रशांत साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन का शिकार था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, पता नहीं हमारे देश में इन दिनों क्या क्या हो रहा है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, दामाद के संग घर बसाना एकदम अनुचित और बेवकूफ़ी भरा कार्य है, जिसके कारण समाज में मान सम्मान नहीं मिल सकता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। हेलो सिस्टर, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो कलंकित ना हुआ हो सर। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, नमस्कार विवेक जी। नमस्ते मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, क्या कहूँ, समाज को क्या होता जा रहा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, लोग हत्या को आसान समझते हैं, जबकि पता भी है कि नहीं बच सकते हैं, बेचारी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। यास्मीन फ्रॉम USA। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर, स्टूपिड गाय प्रशांत। सर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाई है सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तुलसी चौरसिया जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, काजल ने अपने डेथ वारंट पर अपना सिग्नेचर कर दिए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राधा आर्य जी ने कमेंट किया है, अभिषेक और मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, विवेक भाई मुझे तो समझ नहीं आता अपराध करते क्यों हैं। आई एम फ्रॉम पंजाब लुधियाना। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नीता चंदेल मैम ने कमेंट किया है, योर वे ऑफ टेलिंग स्टोरी इज अमेजिंग, आई लाइक इट वेरी मच सर, कीप इट अप, रिगार्ड्स। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कृणाल जोशी जी ने कमेंट किया है, गुड स्टोरी सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणेश सौद जी ने कमेंट किया है, बेचारी रुक्मिणी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आरुल कायंदे जी ने कमेंट किया है, आप बहुत स्लो बोलते हो, हमेशा मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। ओके मैम, इसको मैं ठीक कर दूंगा। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, यहाँ एक नहीं दो जिंदगियां खत्म हो गई। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल मैम ने कमेंट किया है, सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। निर्मला अरबल जी ने कमेंट किया है, हाय सर। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया है, किसी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसा नहीं है, किसी को उतना ही उधारी देना चाहिए जितना आप संतोष कर सको। पैसे के लिए किसी की हत्या करना कहीं से भी जायज नहीं है।
सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शजह नाम के आईडी से कमेंट आया है, हाय, आई फाउंड योर चैनल कपल ऑफ वीक्स अगो। वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ नरेशन। थैंक यू। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे सिमरन साबी जी, सोनल करेलिया जी, डेविड सर, मोहम्मद उमर जी, रेखा सोकल जी, शब्बीर काबू जी, खुशी खान जी, तहर भाई जी, विवेक जी, गणपत सिंह भाटी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।